हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ के अनुसार at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends। यानी कि जो हमारे ओम हैं उन्होंने ये कहा था कि जब हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा, तो जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है यानी कि जो हमारा आई है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। उसके जो हमारा कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स पे जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V से डिनोट करते हैं एंड करंट को हम I से। हम कह सकते हैं कि जो हमारा I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। और हम इसी को जो है एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं एक बार हम उसको देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। मैं इसे उल्टा भी तो लिख सकती हूँ कि वी जो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, कोई चेंज नहीं हुआ। मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई इंटू आर के। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट दिख रहा होगा। यहाँ पे आई है हमारा और आर है। अभी आर कहाँ से आया, ये जो आर है हमारा ये एक कांस्टेंट है, ओके कांस्टेंट, ठीक है। एंड इसी कांस्टेंट को, इसी आर को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। हमारे पास एक रिलेशन आया कि जो V है वो इज इक्वल टू है हमारा I इंटू आर के। अगर हम इसको जो है थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R जो है हमारा V अपॉन I के इक्वल है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I जो है हमारा V अपॉन आर के इक्वल है। यानी कि हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं इस एक से। अब बात करते हैं एक्चुअल में रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता है कि हमारा जो करंट है उसको फ्लो होने से रोकना, उसी को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। या हम इसको जो है रेशियो में भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि कंडक्टर के दोनों एंड्स पे लग रहा है और अपॉन में उसका करंट जो है उसको हम कहते हैं, उन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। यानी कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V अपॉन हमारा I इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा R के। ये रहा हमारा फॉर्मूला V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, ये भी हमारा एक रिलेशन है। हमें इस फॉर्मूले से एक बात तो समझ में आई है कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के। और जो हमारा करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे आर के, क्योंकि अभी हमने देखा ना I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इन दोनों को जो है कह सकते हैं कि I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V से एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा R से। अब हमें उनके रिलेशन के बारे में पता चला है तो हम इससे 2-3 चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। पहली तो ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हमारे कंडक्टर के दोनों एंड्स पर लग रहा है, अगर हम उसको डबल कर देते हैं यानी 2 से इंटू कर देते हैं तो हमारा जो करंट है वो भी डबल हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे V के, तो अगर I डबल होगा तो V भी डबल होगा एंड V भी डबल होगा तो हमारा I भी डबल होगा। अब जो दूसरा हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है, अभी हमने पढ़ा था कि I जो है I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा R के, यानी कि I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा R के। तो अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना ज़्यादा ये कम होगा उतना ज़्यादा ये ज़्यादा होगा एंड जितना ज़्यादा ये कम होगा उतना ही ये ज़्यादा होगा। हमें पता चल गया जब एक चीज़ ज़्यादा होती है इन्वर्सली रिलेशन में तो दूसरी चीज़ कम होती है। तो अगर हमारा जो रेसिस्टेंस है उसको हम डबल कर देते हैं तो जो हमारा I है वो हाफ़ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ़ हो जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखने वाली। एंड अगर हमारा जो करंट डबल हो जाता है तो हमारा रेसिस्टेंस जो होता है वो हाफ़ हो जाता है। तो इन्वर्सली रिलेशन है। ओके, अब इससे हम एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ है वो हमारे 2 फैक्टर्स पे डिपेंड है। पहले है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है हमारा रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा 2 चीज़ों पे डिपेंड है। पहला है हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस एंड दूसरा है हमारा रेसिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे करंट को फ्लो होने से रोकता है उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। हमने फार्मूला भी पढ़ा, फार्मूला था हमारा V इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर, और हमारा रेसिस्टेंस का फार्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि हमारा फार्मूला बन जाएगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब जो हमारा रेसिस्टेंस है वो हमारी किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है, मटेरियल का नेचर क्या है उस पे डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर किस तरह से दिया जा रहा है हमारे कंडक्टर पे उस पे डिपेंड करता है। अब जो हमारा रेसिस्टेंस है उसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है ओम। ओम का साइन होता है हमारा इस तरीके का, और इसका जो सिंबल है वो यही है, ठीक है, ओमेगा। तो अब हम 1 ओम की डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं कि 1 ओम जो है किसी भी कंडक्टर का ऐसा रेसिस्टेंस है जब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारे कंडक्टर के दोनों एंड्स पे 1 वोल्ट होता है, एंड जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है वो होता है हमारा 1 एम्पियर्स। कितना होता है, 1 एम्पियर्स। अब ये एम्पियर्स क्या है, एम्पियर्स हमने पढ़ा था ना कि करंट की ऐसा यूनिट है, सो वही है। अब बात करते हैं हम कि गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, रेसिस्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तीनों अलग अलग है। सबसे पहली बात तो जिन सब्सटेंसेस में हमारा बहुत ही कम रेसिस्टेंस होता है उनको हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स, क्योंकि करंट को फ्लो होने से रोक ही नहीं पा रहे ना, बहुत ही कम रेसिस्टेंस है। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा गुड कंडक्टर होगा। जैसे कि हमारा होता है सिल्वर। फिर वो सब्सटेंसेस जिनमें थोड़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस पावर होती है उनको हम कहते हैं रेसिस्टर्स, बट थोड़ा बहुत तो करंट जो है फ्लो हो ही जाता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ करंट फ्लो, बट थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो जाता है, जैसे कि हमारा नाइक्रोम। एंड वो सब्सटेंसेस जिसमें बहुत ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, मतलब इतना रेसिस्टेंस होता है कि करंट बेचारा फ्लो ही नहीं कर पाता, उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल हमारा रबर। अब बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे कंडक्टर के रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, की कंडक्टर की लेंथ क्या है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर एक पाइप है हमारा इतना बड़ा एंड दूसरा है हमारा इतना बड़ा, सो रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें देर तक जो है रेसिस्टेंस होती रहेगी, करंट को फ्लो होने से रोका जाएगा। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंक्लूजन आ गई। दूसरा है एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो एरिया ऑफ द कंडक्टर, अब जितना, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक पाइप है ये एंड एक पाइप है ये, सो हमारा जो रेसिस्टेंस है वो किस में ज़्यादा होगा, इस वाले पाइप में, क्योंकि इसमें उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा, तो इसमें बहुत ही आराम से जो करंट है वो फ्लो हो जाएगा। बट इसमें क्योंकि बहुत ही कम रास्ता होगा तो इसमें करंट जो है आसानी से फ्लो नहीं होगा, रेसिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। सो इसीलिए इससे हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं कंक्लूजन की, जो हमारा आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एरिया के, कि जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस, एंड जितना ज़्यादा हमारा एरिया उतना कम रेसिस्टेंस। अब ये जो हमारे दोनों रिलेशन है ना, ये हमारे आगे एक फॉर्मूला है उसमें काम आने वाले, तो इनको याद रखना। तीसरा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल, की मटेरियल का खुद का नेचर भी तो डिपेंड करता है ना कि उसके अंदर रेसिस्टेंस किस तरह से होगा। एंड चौथा हमने पढ़ा था ना अभी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जिस तरीके से दिया जा रहा है वैसे उसका रेसिस्टेंस होगा। सो इस रिलेशन को याद रखना। अभी आ गए हम उस रिलेशन को पढ़ने के लिए। तो बात करते हैं हम रेसिस्टिविटी की। रो की बात करते हैं। रो जो है रेसिस्टिविटी को कहते हैं, रो उसका छोटा नेम है एंड रेसिस्टिविटी उसका बड़ा नेम है। एक कांस्टेंट है, यानी कि रो जो है कांस्टेंट है जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं किसी भी मटेरियल की, एंड इसका जो दूसरा नाम है वो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था, आप बताओ मुझे, वो था कि जो हमारा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे लेंथ के, एंड जो हमारा आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एरिया के। सो इसी से बन के एक हमारा फॉर्मूला आता है, दैट इज़ पी इज इक्वल्स, अभी पी जो है ना यहाँ पे वो हमारे रो को डिपेंड कर रही है, यानी कि रेसिस्टिविटी को, आर इंटू ए अपॉन एल, ये हमारा पी का फॉर्मूला है। बट अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात करें सो एक बार हम उसको भी देखते हैं। तो हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा कुछ इस तरीके का, आर इज इक्वल्स टू
P दैट इज़ हमारा रो रेजिस्टिविटी इनटू हमारा L, क्योंकि हमने पढ़ा था जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस, तो ये डायरेक्टली रिलेशन अपॉन क्यों, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन था एरिया में। सो ये एक हमारा ये एक हमारा फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस का। ओके, इसको याद रखना। जो हमारा किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस होता है वो उसकी रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। ठीक, ओके, यहाँ पे दोनों ही जगह हमारा रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम याद रखेंगे कि किसी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी होती है वो उसी सब्सटेंस के रेजिस्टेंस के भी इक्वल होती है। एंड हमारी इसकी रेजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होते हैं ओम मीटर। ओम हमारे इस तरीके से था, मीटर हम M से डिनोट करते हैं। एंड ये भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसको जो है थिकनेस वगैरह से इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी कितनी होगी, टेम्परेचर पे। जितना मतलब जैसा नेचर होगा वैसा उसकी रेजिस्टिविटी होगी। अब एक क्वेश्चन है जो कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर देखने को मिला है, मतलब पिछले 8-10 सालों में आया है ये 2-3 बार। वो ये है कि हमसे ये पूछा जाता है कि जो ज़्यादातर हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं वो हमारे कुछ अलग ही हीटिंग एलिमेंट्स के बने होते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, यानी प्रेस हो गई, जैसे हम कहते हैं टोस्टर वगैरह हो गया, ये हमारे एलॉयज़ के बने होते हैं रदर देन अ प्योर मेटल। तो हमें उसका रीज़न बताना होता है, तो हम इसी को एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि आपसे पूछा जाएगा तो बताना तो ज़रूरी है। सो हमें ये पता करना है कि जो हमारे ज़्यादातर हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर वगैरह हो गए, हमारे एलॉयज़ से बनते हैं इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीज़न कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो एक प्योर मेटल से ज़्यादा होती है, इसीलिए। दूसरा है कि जो एलॉय है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी जो है बर्न नहीं करता, मतलब कर जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ईजीली नहीं करता, बहुत आसानी से नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा होगा तो फिर तो करना ही है, बट एक बार को जो है वो मतलब नहीं करेगा, बहुत आसानी से वो बर्न नहीं करेगा चाहे कितना भी हम टेम्परेचर लगा दें। तो इसीलिए हम प्योर मेटल को ना यूज़ करके एक अलॉय को यूज़ करते हैं इस तरह के हीटिंग अप्लायंसेस बनाने के लिए। क्या रीज़न है? पहला रीज़न है कि रेजिस्टिविटी अलॉय की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ प्योर मेटल, एंड दूसरा है कि जो हमारा अलॉय है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा आसानी से जो है बर्न नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि हम रेजिस्टेंस को जो है रेजिस्टर जो होते हैं उनको किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। सो इसको भी करने के हमारे दो तरीके होते हैं, पहला होता है हमारा सीरीज़ में एंड दूसरा होता है हमारा पैरेलल में। तो अब इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस किस तरीके से मतलब रेजिस्टर्स किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। सो इसमें जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं वो एक साथ एक ही सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं, लगातार कनेक्टेड होते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ये हमारा एक रेजिस्टर, ये हमारा दूसरा रेजिस्टर। पैरेलल में हमारा अलग होता है, पैरेलल में हम वो पैरेलली अटैच होता है। पहला होगा इस तरीके से, इधर से हमारा वायर टाइप होगी, एंड फिर दूसरा होगा हमारा इस तरीके से। तो हमारे पैरेलली कनेक्ट है तो हम इसको कहते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल, एंड ये हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम इसको कहते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो इसमें हम रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, कितने भी रेजिस्टर्स का निकाल सकते हैं, बट अभी एग्जांपल लेते हैं हम दो रेजिस्टर्स का। फॉर एग्जांपल जो हमारा रेजिस्टर 1 है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, एंड जो हमारा दूसरा रेजिस्टर है उसका है हमारा 8 ओम। तो अब हम जो है इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर ये सीरीज़ में है तो वो है R, जो है हमारा टोटल R जो होगा वो हमारा R1 प्लस R2 बन जाएगा। अब हमारा जो R1 है वो कितना है? R1 है हमारा 2 ओम प्लस हमारा जो R2 है वो है 8 ओम, तो ये हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा 10 ओम। तो ये सिंपली हमें बस प्लस करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं हमारे रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। अब बात करते हैं हम रेजिस्टर इन पैरेलल कि पैरेलल में किस तरीके से होता है। सो अभी हमने बताया था, ये पिक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो हमारे ज़्यादा रेजिस्टर्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं लेकिन पैरेलली कनेक्ट होते हैं, सो इसलिए हम उनको रेजिस्टर्स इन पैरेलल कहते हैं। अब इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं? इसमें हम निकालते हैं जो हमारा फार्मूला था उसमें चेंज आ जाता है। इसमें इस तरह का हमें फार्मूला देखने को मिलता है, रेसिप्रोकल देखने को मिलता है। जैसे उसमें था R = R1 प्लस R2, इसमें बन जाता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2।
फिर बाद में जो है जब हमारे पास इसका टोटल वगैरह आ जाता है तो हम इसका जो है फिर से रेसिप्रोकल करके आंसर वो होता है हमारा। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।